नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूं छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 15 अगस्त है और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कुछ बातें करेंगे, कुछ अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में और कुछ अपने पास्ट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? आज की पीढ़ी उस समय को समझ भी नहीं पाएगी कि क्या कुछ उन्होंने झेला। बस झंडा फहराना ही स्वतंत्रता दिवस नहीं। आप लोगों को ये जानना चाहिए कि हमारे जो पूर्वजों ने क्या कुछ सहा और किस किस तरह से हमने आज़ादी हासिल की। देखिए, हम पास्ट में तो नहीं रह सकते, पर हमें ये याद रखना चाहिए कि हम कहाँ से चल के आए हैं और क्या क्या मुश्किलें झेली हैं। आज के समय में हम लोग दूसरों को कह देंगे कि हाँ, इसमें हुआ ही क्या है, कितनी आसान सी चीज़ है। पर अगर लड़ने पे आए तो कहाँ तक जा सकते हैं। अगर सोचिए, अंग्रेज इस समय हमारे देश में आते और हम पर हुकूमत करते तो हम लोग क्या करते? कुछ नहीं, अपना अपना बेनिफिट देखते और साइड में बैठ जाते फोन लेकर, और सारी डिबेट भी फोन पे ही हो जाती या फिर कैंडल मार्च निकाले जाते। उनसे क्या हमें आज़ादी मिल जाती? नहीं। जैसा संघर्ष उन लोगों ने किया, क्या हम लोग वैसा संघर्ष कर सकते हैं? पता नहीं कर भी सकते हैं या नहीं। सिर्फ दंगे फसाद करने से ही आज़ादी नहीं मिलती। आज़ादी लेने के लिए हमें एक सोच भी पैदा करनी पड़ती है, और वो भी सिर्फ फोन पर या डिबेट्स में ही नहीं। बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत कुछ उन्हें देखना पड़ा, अपनी जान गंवाई। हम लोग सिर्फ गिनतियों में देख सकते हैं, पर जो अत्याचार उस टाइम उन लोगों ने झेला वो हम नहीं झेल सकते, है ना। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे अंग्रेजों का समय था। अंग्रेजी समय में लोगों ने कितना कुछ झेला, क्या क्या त्रासदी आई। क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि 15 अगस्त को झंडा फहरा हमें आज़ादी मिली है, सिर्फ ये नहीं, आज़ादी कैसे मिली है और किस चीज़ से मिली है। आज़ादी एक छोटा शब्द नहीं, बहुत बड़ा शब्द है। कैसे हमें आज़ादी मिली और क्या क्या कुछ हम लोगों ने झेला। मैंने जैसे कि आपको वादा किया था कि मैं कुछ अपने भारतीय इतिहास के बारे में कुछ जानकारी आपसे साझा करना चाहती हूँ, जिसमें हमारे देश पर कितने ही अत्याचार हुए, कितने ही बंदिशें लगी, कितने ही विदेशी आकर हमें लूट कर गए, पर हम आज भी इस स्थिति में खड़े हैं कि हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं, है ना। जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि कैसे हमारे देश पर बहुत से विदेशियों, जैसे कि आपके मुगल हो गए, आपके मंगोली हो गए और पारसी, तुर्की, बहुत से ऐसे विदेशी आए जिन्होंने हमारे देश को लूटा, खसोटा और हमारे लोगों पर अत्याचार किए, हिंदुओं पर अत्याचार किए, धर्म परिवर्तन किया, बहुत ही तरह से मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई, बहुत ही तरह से। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि आज मैं कहानी लाई हूँ हमारे देश में जो ब्रिटिश सरकार आई और कैसे उन लोगों ने हमारे देश पर, हमारे देशवासियों पर अत्याचार किए। भाई, घर भी हमारा, कर भी हम ही देंगे, ऐसा किसने कहा? ये तो गलत है ना। और हमें ही
हमारे ही घर में भूखा रखा जाए, हम बनाए खाए भी नहीं, उन्हें ही दें। क्यों? देश हमारा, राज वो करेंगे, ऐसा किसने कहा? गलत था और उन्हें खदेड़ दिया गया। हमारे पूर्वजों ने बहुत से ऐसे प्रयास किए, अपनी जान माल से, बहुत चीजों से अपना हाथ धोया, पर आजादी हासिल की। आइए हम बात करते हैं उसी अंग्रेजी काल शासन की। आइए बात करते हैं और हम जानते हैं। बादशाह की सालगिरह है और मुगल रियासत के मुताबिक उन्हें तोला जाना है। इस मौके पर ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो भी दरबार में मौजूद हैं। समारोह पानी में घिरे एक चौकोर चबूतरे पर आयोजित की जा रही है। चबूतरे के बीचों बीच एक विशालकाय स्वर्ण पन्नी चढ़ी हुई तराजू स्थापित है। एक पलड़े में कई रेशमी थैले रखे हुए हैं। दूसरे में खुद मुगल शहंशाह जहांगीर सावधानी से सवार हुए हैं। भारी लबादों, ताज और सोने और आभूषण समेत शहंशाह जहांगीर का वजन तकरीबन 250 पाउंड निकला। एक पलड़े में जिल्ले इलाही बैठे हैं, दूसरे में रखे रेशमी थैले भारी भारी तब्दील किए जाते हैं। पहले मुगल बादशाह को चांदी के सिक्कों से तोला गया, फिर तुरंत ही गरीबों में बांट दिया गया। इसके बाद सोने की बारी आई, फिर आभूषण और बाद में रेशम और आखिर में दूसरे बेशकीमती चीजों से बादशाह सलामत के वजन की तुलना की गई। ये वो दृश्य है जो आज से तकरीबन ठीक 400 साल पहले मुगल शहंशाह नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो ने देखा और डायरी में नोट कर लिया। लेकिन दौलत के इस हैरत कर देने वाले प्रदर्शन ने सर थॉमस को शक में डाल दिया कि क्या बंद थैले वाकई हीरे जवाहरात या सोने से भरे हुए हैं, कहीं इनमें पत्थर तो नहीं। सवाल यह है कि दूर दराज से छोटे से द्वीप पर बसे देश का राजदूत इस समय भारत में कर क्या रहा है। सर थॉमस एक खास मिशन पर भारत आए थे। उनकी कोशिश थी कि एक छोटी सी ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार का अधिकार हासिल हो जाए। दरअसल सर थॉमस एक खास मिशन पर भारत आए थे। इनकी कोशिश थी कि किसी न किसी तरह से वे एक समझौते पर हस्ताक्षर करवा लें, जिसके तहत एक छोटी सी ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार का अधिकार हासिल हो जाए। लेकिन जैसा कि सर थॉमस की डायरी से पता चलता है कि यह काम इतना आसान साबित नहीं हुआ और इस सिलसिले में मेहनती अंग्रेज राजदूत को सख्त पापड़ बेलने पड़े। इसकी वजह यह थी कि मुगल शहंशाह पूरी दुनिया में सिर्फ ईरान के सरफी बादशाह और उस्मानी खलीफा को अपनी प्रतिनिधि समझते थे। इनकी नजर में इंग्लिस्तान एक छोटा सा अप्रत्याशित द्वीप था। इसके किसी मामूली बादशाह के साथ बराबरी के स्तर पर समझौता करना इनकी शान के खिलाफ था। हालांकि सर थॉमस ने हिम्मत नहीं हारी और 3 साल की कड़ी मेहनत, राजनयिक दाव पेच और तोहफे देकर जहांगीर से तो नहीं, लेकिन शाहजहां से वह आज से ठीक 400 साल पहले अगस्त 1618 में एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाने में कामयाब रहा, जिसके तहत इस कंपनी को सूरत में खुलकर कारोबार करने की
इजाजत मिल गई। इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था और ये घटना इसके इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई। ये पहला मौका था कि मुगल हुकूमत ने सीधे तौर पर एक यूरोपीय देश के साथ बाकायदा व्यापार समझौता करके इसकी एक कंपनी को प्रोत्साहन दिया था। ये कुछ ऐसी ही घटना थी जैसे मशहूर कहानी के ऊंट को बट्टू ने अपने खेमे में सर दाखिल करने की इजाजत दे दी। सर थॉमस को जहांगीर के साथ दूसरे पलड़े में तुलने वाली दौलत पर यकीन करने में हैरत हुई थी, लेकिन उनके तय समझौते के नतीजे में ब्रिटेन अगले 350 सालों में भारत से जो दौलत समेट कर ले गया, उसके बारे में अर्थशास्त्रियों ने कुछ अनुमान लगाने की कोशिश जरूर की। इसका वर्णन आगे चलकर आएगा। पहले ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज के भारत पर सत्ता के दूसरे असर क्या पड़े, जो महज लूटने से कहीं अधिक भयानक थे। अमेरिकी इतिहासकार मैथ्यू वाइट ने द ग्रेट बुक ऑफ हॉरिबल थिंग्स के नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने इतिहास की 100 भयानक रक्तपातों की समीक्षा पेश की है, जिनके दौरान सबसे ज्यादा इंसानी जानें खत्म हुई। इस पुस्तक में इतिहास की चौथी भयानक रक्तपात ब्रिटिश दौर में भारत में आने वाला अकाल है, जिनमें वाइट के मुताबिक 2 करोड़ 66 लाख भारतीयों की जानें खत्म हुई। इस संख्या में वाइट ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बंगाल में आने वाले अकाल की गिनती नहीं की, जिसमें 30 से 50 लाख के करीब लोग मारे गए थे। अगर इस अकाल को भी शामिल कर लिया जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के दौरान 3 करोड़ के करीब भारतीय अकाल के कारण जान से हाथ धो बैठे। भारत की गिनती दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में होती थी और अब भी होती है, फिर इतने लोग क्यों भूखे मर गए? वाइट ने इन अकालों की वजह व्यापारिक शोषण बताया है। इसके विवरण के लिए हम सिर्फ एक अकाल का जिक्र करते हैं जो 1769 में बंगाल में ही आया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इस अकाल में होने वाली मौतों की संख्या 1 करोड़ बताई है। इस दौरान का एक दृश्य अंग्रेज ही की जबानी देखिए। दसियों लाख लोग चंद बाकी हफ्तों तक जिंदा रहने की आस लिए मर गए और उन्हें फसल तैयार होने तक गुजारने थे। उनकी आंखें इन फसलों को ताकती रह गई, जिन्हें इस समय पकना था जब उन्हें बहुत देर हो जाती। फसलें तो अपने वक्त पर तैयार हुई, लेकिन उस समय वाकई बहुत देर हो चुकी थी। 1769 की यह कहानी पौने 200 साल तक एक बार फिर पूर्वी बंगाल में दोहराई गई। टाइम्स ऑफ इंडिया का 16 नवंबर 1943 का कतरन पूर्वी बंगाल में एक भीषण मगर आम दृश्य ये था कि आधी सदी की सबसे शानदार फसल के दौरान पड़ा हुआ गला सड़ा कोई इंसानी ढांचा नजर आ जाता था। अकाल तो प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में आते हैं, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कसूर? प्रसिद्ध दार्शनिक विल ड्यूरमेंट इस बारे में लिखते हैं, भारत में आने वाले खौफनाक अकालों की बुनियाद वजह बेरहमी से किए गए शोषण, संसाधन के असंतुलित आयात और ठीक अकाल के दौरान क्रूर तरीकों से महंगे टैक्सों की वसूली थी कि भूख से हलाक होते किसान उन्हें अदा नहीं कर सकते थे। सरकार मरते हुए लोगों से भी टैक्स वसूला करती थी। एक छोटी सी कंपनी इतनी शक्तिशाली कैसे हो गई कि हजारों मील दूर
किसी देश में करोड़ों लोगों के जिंदगी और मौत पर हावी हो गई। इसके लिए हमें इतिहास के कुछ और पन्ने पलटने होंगे। 1498 में पुर्तगाली मुहिम, जो वास्को डी गामा ने अफ्रीका के दक्षिणी कोने से रास्ते ढूंढकर भारत को समुद्री रास्ते के जरिए यूरोप से जोड़ दिया था, आने वाले दशकों के दौरान धौंस, धमकी और दंगा फसाद का इस्तेमाल करके पुर्तगाली बहरे हिंद के तमाम व्यापारों पर काबिज हो गए और देखते ही देखते पुर्तगाल की किस्मत का सूरज आधे आसमान पर जगमगाने लगा। इनकी देखा देखी डच और तोप वाहक नौसेना जहाज लेकर बहरे हिंद में आ धमके और दोनों देशों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। जब पुर्तगालियों ने भारत का इतिहास पलट कर रख दिया, इंग्लिस्तान ने ये सारा खेल बड़ी गौर से देख रहा था। भला वो इस दौड़ में क्यों पीछे रह जाता। इसलिए महारानी एलिजाबेथ ने इन दो देशों के नक्शे कदम पर चलते हुए दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करवाकर उसे एशिया के देशों के साथ पूर्ण स्वामित्व के साथ व्यापार की इजाजतनामा कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने एक काम किया जो इनसे पहले आने वाले दोनों यूरोपीय देशों से नहीं हो सकता था। उन्होंने सिर्फ युद्ध के व्यापार पर सारी ऊर्जा खर्च नहीं की, बल्कि दूतावास के काम पर भरपूर ध्यान दिया। यही वजह है कि उन्होंने थॉमस रो जैसे मंझे हुए राजदूत को भारत भेजा ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बंद दरवाजे खोल सके। मुगलों की तरफ से आज्ञा मिलने के बाद अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न तटीय शहरों में एक के बाद एक अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित करने शुरू कर दिए, जिन्हें फैक्ट्रियां कहा जाता था। इन फैक्ट्रियों से उन्होंने मसाले, रेशम और दूसरी चीजों का व्यापार शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें जबरदस्त फायदा होता रहा। लेकिन जल्द ही मामला बस व्यापार से आगे बढ़ ही गया। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरे यूरोपीय देशों से अक्सर लड़ाइयां चलती रहती थीं और ये एक दूसरे का माल लूटने में कोई शर्म महसूस नहीं करते थे, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियों में बड़ी संख्या में स्थानीय सिपाही भर्ती करना शुरू कर दिया। अधिक समय नहीं गुजरा कि ये फैक्ट्रियां फैलकर किलों और छावनियों की शक्ल अख्तियार करने लगी। जब कंपनी की सैन्य और आर्थिक हालात मजबूत हुई तो इसके अधिकारी स्थानीय रियासतों के आपसी लड़ाई झगड़ों में शामिल होने लगे। किसी राजा को सिपाहियों के दस्ते भिजवा दिए, किसी नवाब को अपने दुश्मन नीचे करने के लिए तोपें दे दी, तो किसी को सख्त जरूरत के समय पैसे उधार दे दिए। इस जोड़ तोड़ के जरिए उन्होंने धीरे धीरे अपने पंजे तटीय इलाकों से दूर तक फैला दिए। लगातार फैलाव के इस सफर में सबसे अहम मोड़ 1757 में लड़ी जाने वाली जंग ए प्लासी है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव के 3000 सिपाहियों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 फौज को शिकस्त दी। ये शिकस्त कैसे दी? ये कहानी मोतालाए पाकिस्तान की पुस्तक में दर्ज है। बस इस कहानी का नैतिक नतीजा याद रखिए कि जंग के बाद क्लाइव ने सिराजुद्दौला का सदियों से जमा किया हुआ खजाना समुद्री जहाजों से लदवाकर बिल्कुल इसी तरह लंदन पहुंचा दिया, जिस तरह 18 साल पहले नादिर शाह दिल्ली की दौलत
दोनों हाथों से निचोड़कर ईरान ले गया। लेकिन क्लाइव ने तमाम दौलत शाही खजाने में जमा नहीं करवाई, बल्कि अपने लिए भी कुछ हिस्सा रख लिया, जिसकी कीमत आजकल के हिसाब से $3 करोड़ बनती है। इस पैसे से ब्रिटेन में एक शानदार महल बनवाया और व्यापक जमीनें खरीदी, जिसका नाम पलासी रखा। यही नहीं, उसने पैसा देकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बाप के लिए भी संसद की सीट खरीद ली। बाद में इसे सर का खिताब भी अता कर दिया गया। लेकिन इस दौरान बंगाल में आने वाले खौफनाक अकाल और उसके नतीजे में सूबे की 1/3 आबादी के खत्म हो जाने की खबरें इंग्लिस्तान पहुंचना शुरू हो गई थी, जिसका कारण लॉर्ड क्लाइव की पॉलिसियों को करार दिया गया। लॉर्ड साहब पर उंगलियां उठने लगीं। करते करते नौबत संसद में अनुबंध पेश करने तक जा पहुंची। ये अनुबंध तो खैर मंजूर नहीं हो सका, क्योंकि उस जमाने में संसद के 1/4 के लगभग सदस्यों का खुद ईस्ट इंडिया कंपनी में हिस्सा था। बहस के दौरान क्लाइव ने समझदारी से काम लेते हुए अपनी दौलत के बारे में कहा, मैं तो खुद सख्त हैरान हूँ कि मैंने हाथ इस कदर होला क्यों रखा, वरना वो चाहते तो इससे कहीं अधिक माल व सोना समेट कर ला सकते थे। हालांकि भारत में बर्पा होने वाली कयामत के प्रभाव किसी न किसी हद तक क्लाइव के दिल व दिमाग पर असर अंदाज होने लगे। उसने बड़ी मात्रा में अफीम खाना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि 1774 में अपने कमरे में रहस्यमय हालत में मुर्दा पाया गया। ये पहेली आज तक हल नहीं हो सकी कि क्लाइव ने आत्महत्या की थी या अफीम की अधिक खुराक जानलेवा साबित हुई। लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उसकी भारत में रणनीतियों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जिस रास्ते पर चल पड़ी, वो भारत की आज़ादी के लिए जरूरी जानलेवा साबित हुई। इस दौरान मुगल अपनी अयोग्यता और कुछ विदेशी हमलों से इस कदर कमजोर हो चुके थे कि वो दूर ही दूर से अंग्रेजों के रसूख को दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ते देखने के अलावा कुछ न कर सके। ऐसे में पलासी की जंग के सिर्फ आधी सदी बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही की संख्या 2.5 लाख से पार हो गई और उन्होंने बंगाल से निकल भारत के बड़े हिस्सों पर अपने वर्चस्व का कायम कर लिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि 1803 के आते आते दिल्ली के तख्त पर बैठा मुगल शहंशाह शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी के वजीफे पर आश्रित होकर रह गया। एक जमाना था कि वह शाह आलम के मुल्क जहांगीर के आगे ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो के घुटनों के बल झुकता था। अब ये हालत थी कि इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क को झुककर पूरे बंगाल का अख्तियारनामा पेश करना पड़ा। यह बात हैरान कर देने वाली है कि ये सारा काम ब्रिटिश सरकार ने नहीं बल्कि एक कंपनी ने अपना किया, जिसका सिर्फ एक उसूल था, हर मुमकिन हथकंडे इस्तेमाल करके अपने हिस्सेदारों के लिए अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। ये कंपनी लंदन से इलाके में एक छोटी सी बिल्डिंग से काम करती थी और स्थापना के सदी बाद तक भी उसके स्थायी रही। मैं इन अंग्रेजी सियासतों की कहां तक विवेचना करूं। इन्होंने कितने ही जुल्म हम भारतीयों पर किए, आर्थिक भी, मानसिक भी और शारीरिक भी। हर तरह से चोट पहुंचाते रहे और हमारे देश को लूटते रहे। हमारा ही खजाना होते हुए हम भूखे थे। अकाल पड़ते हमसे बड़े बड़े
कर लिए जाते। भूखे हैं तो क्या हुआ, कर देना ही है। हमारी संतानें भूखी थीं पर फिर भी कर चुका रहे थे। ना औरतें महफूज थीं, ना ही बच्चे। आप देख सकते हैं कि ये रॉलेट एक्ट लेकर आए, जिसमें कोई अगर आवाज उठाए तो उसे जेल में बंद कर दिया जाए। अगर उन चीजों के खिलाफ आवाज उठाई तो गोलियों से भून दिया गया, किसी को फांसी दे दी। घर में होते हुए भी हम महफूज नहीं थे। पर यह समय ज्यादा दिन तक चलना नहीं था। जुल्म बहुत सहे, पर मसीहे भी हमारे साथ चलते रहे, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जलियांवाला बाग भारत की आजादी के इतिहास की वो घटना है जिसके बारे में सोचने पर भी रूह कांप जाती है। 13 अप्रैल 1919 को ये दुखद घटना घटी थी, जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम हुआ था। अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थीं। इस घटना को अमृतसर हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। आज इस नरसंहार को पूरे 104 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इसके जख्म ताजा हैं और इस दर्दनाक और दुख से भरे दिन को भारत के इतिहास की काली घटना के रूप में याद किया जाता है। दरअसल इस नरसंहार की शुरुआत रॉलेट एक्ट के साथ शुरू हुई, जो 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। इस एक्ट को जलियांवाला बाग की घटना से करीब एक माह पूर्व 8 मार्च को ब्रिटिश हुकूमत ने पारित किया था। इस अधिनियम को लेकर पंजाब सहित पूरे भारत में विरोध शुरू हुए। विरोध प्रदर्शन के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग में प्रदर्शनकारियों का एक समूह इकट्ठा हुआ। ये एक सार्वजनिक बाग था, जहां रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांति से विरोध किया जा रहा था और इस विरोध प्रदर्शन में पुरुष, महिलाओं के साथ बच्चे भी मौजूद थे। तभी जनरल रेजिडेंट डायर ने नेतृत्व के सैनिकों ने जलियांवाला बाग में प्रवेश किया और एकमात्र निकासी द्वार को बंद कर दिया। इसके बाद डायर ने सैनिकों को वहां मौजूद निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। कहा जाता है कि ये गोलीबारी तब तक जारी रही जब तक कि सैनिकों के गोला बारूद खत्म नहीं हो गए। इस घटना में कितने लोग शहीद हुए, इसका आज तक पता नहीं, लेकिन माना जाता है कि करीब 400 से 1000 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए। रॉलेट एक्ट क्या था? इसके जरिए ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया गया था, जिसमें जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। इसके तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिल गया था कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीनकर किसी भी व्यक्ति को जेल की सजा दे या उसे देश से निष्कासित कर सकती थी। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने अपने बलिदान से
देश को स्वतंत्र बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों में भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री और बाल गंगाधर तिलक शामिल हैं। इनके साथ ही कई और देशभक्त और हजारों भारतीय देशभक्त ने ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्ति के लिए योगदान दिया। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भारत के सच्चे नायक हैं, जिन्होंने भारत अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत के इन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान एवं साहस के कारण ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष हजारों वीर एवं देशभक्त भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व में भयानक विद्रोह, लड़ाइयों तथा आंदोलन के हिंसक एवं अराजक इतिहास से भरा पड़ा है। उन्होंने भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद तथा अन्य भारत सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। हम सिर्फ 15 अगस्त को ही अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं हर संडे में अपने इन हीरो, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उनकी कहानियां लेकर आती रहती हूँ। कृपया आप उन पर भी ध्यान दें और उनको हम चाहते हैं कि सच्चे दिल से याद करते रहें। उनकी कहानियों को भी सच्चे दिल से सुने और उन्हें याद करें। याद करें उन्हें, उनकी कुर्बानियों को। उन्होंने किस तरह से अपने प्राणों का बलिदान दिया और हमें इस आज़ाद देश का मालिक बना दिया। क्योंकि हमारा देश ऐसा देश है जिसमें जनता ही मालिक है और लोकतंत्र हमारे देश में है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं 15 अगस्त की वीडियो 3 चरणों में लेके आऊंगी, जिसमें हमने पहले बात की उन विदेशियों की जिन्होंने हम पर पहले आक्रमण किया। आज हमने बात की उन ब्रिटिश कंपनी की जिन्होंने आए तो व्यापार करने के लिए थे पर हमारे देश पर कब्जा कर लिया। और हमने बात की कुछ अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। मैं ज़्यादा उनके बारे में इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैंने उनके लिए अलग से स्पेशली वीडियोस बनाई हुई हैं और मैं आगे भी बनाती रहूँगी। कृपया उन पर भी ध्यान दीजिएगा। आगे की वीडियो मेरी अपने देश के ऊपर रहेगी कि हमारे देश ने कितना कुछ अचीव किया है। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती, इस वजह से मैं अब इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।